हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी फॉर सीएसई। माई सेल्फ प्रणय। दोस्तों, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी एवं सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पूरी तरह से बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित एक फुल लेंथ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। यह जो आज का फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें विभिन्न विषयों से महत्वपूर्ण प्रश्नों 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न है उसे अब हम लोग देखते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, अपवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। ऑप्शन ए है इंद्रधनुष का निर्माण, ऑप्शन बी है पानी से भरे गर्त में रखे जाने पर एक सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है शाम के समय सूर्य की लाली, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उपरोक्त का सही क्रम है एवं सही कूट का चयन करें। ऑप्शन ए है भू स्थिर कक्षा, ऑप्शन बी है निम्न भू कक्षा, ऑप्शन सी है मध्यम भू कक्षा, ऑप्शन डी है ग्रेवयार्ड की कक्षा। इन्हीं चार ऑप्शन के आधार पर यह जो कूट दिया हुआ है उस कूट में हमें इस प्रश्न का सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यदि इस प्रश्न के सही आंसर की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आवारा ग्रह या निष्कासित ग्रह शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर है उसे सेलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात एक ग्रह जो एक तारे की परिक्रमा नहीं करता है, वह इस प्रश्न का सही आंसर है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ निम्न में से कौन एक उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन के साथ उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है एंटी न्यूट्रिनो, ऑप्शन डी है क्वार्क और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। विस्थापन, शक्ति, कार्य, संवेग, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है, विराम अवस्था या एक समान गति पर कोई पिंड तब तक विराम या एक समान गति पर बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह है, इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह कह रहा है न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी है वह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी है किरचॉफ का नियम और ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरण की ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन ए है फैराड, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है वेबर और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि उत्प्रेरण की ऐसा इकाई की बात किया जाए तो उत्प्रेरण की ऐसा इकाई है हेनरी, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। यकृत, वृक्क, त्वचा, अग्नाशय, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यकृत। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और यदि विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीसिथेमिया खाली स्थान से संबंधित रोग है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यह जो पॉलीसिथेमिया है वह लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी से संबंधित रोग है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग को यार्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। मलेरिया, एंथ्रैक्स, डेंगू या प्लेग। इसका यदि इंग्लिश फॉर्म की बात किया जाए तो वह है कि विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय यार्सिनिया पेस्टिस। मलेरिया, एंथ्रैक्स, डेंगू, प्लेग, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्लेग। नेक्स्ट प्रश्न है एंटोमोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए है केंचुआ का अध्ययन, ऑप्शन बी है कीटों का अध्ययन, ऑप्शन सी है पक्षियों का अध्ययन और ऑप्शन डी है चमगादड़ का अध्ययन और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यदि एंटोमोलॉजी की बात किया जाए तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 120 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो लाल रक्त कण है अर्थात आरबीसी है उसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मीथेन, इथेन, ग्रेफाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक की बात किया जाए तो वह है मीथेन अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार मानव कोरोना वायरस का पता कब चला था? 1964-65, 2002-03, 2004-05, 1992-93, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए पहली बार मानव कोरोना वायरस का पता चला था 1964-65 ईस्वी में अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1964-65। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे के किस घटक को पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त होता है? अर्थात विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है शाखा, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है पत्ती। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रूट्स। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक अकार्बनिक बहुलक है? ऑप्शन ए है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है टेफलॉन, ऑप्शन डी है पॉलीसिलोक्सेन और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात पॉलीसिलोक्सेन। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड, लेवॉइजियर, सीवी रमन, नील्स बोर या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए यदि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवॉइजियर को माना जाता है अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेवॉइजियर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन पीतल का घटक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास? ऑप्शन ए है जस्ता और तांबा, ऑप्शन बी है लोहा और जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा और निकेल, ऑप्शन डी है लोहा और तांबा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा जस्ता और तांबा अर्थात ऑप्शन नंबर ए जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो वह डबल सल्फेशन भारत में खाली स्थान के शोधन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि डबल सल्फेशन भारत में किसके शोधन के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कच्चा तेल, ऑप्शन बी है खाद्य तेल, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है कोयला और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यह जो डबल सल्फेशन है वह चीनी के शोधन में इस्तेमाल की जाती है अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुगर। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि द्रव की चौथी अवस्था की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप के निम्न द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि लक्षद्वीप के निम्नलिखित द्वीपों को अर्थात जो ऑप्शन है इसमें लक्षद्वीप के 4 द्वीप दिए हुए हैं, इन्हीं 4 द्वीपों को मानचित्र के अनुसार नॉर्थ टू साउथ अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह है अमीनी, ऑप्शन नंबर 2 है वह है मिनिकाय, ऑप्शन नंबर सी है वह है अगती और ऑप्शन नंबर डी है कवारती। ये जो अमीनी, मिनिकाय, अगती और कवारती ये लक्षद्वीप के 4 द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप व्यवस्थित करिए और यह जो कूट दिया हुआ है इस कूट के अनुसार से आप लोग आंसर को सिलेक्ट करिए।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1342। नेक्स्ट प्रश्न है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी शब्द किसने गढ़ा? गोल्डमैन सैक्स, ब्रह्माचलानी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रह्माचलानी। यदि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात किया जाए तो वह चीनी डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में से यूज किया जाता है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्माचलानी। नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना RGSKY संबंधित है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी लाभ से, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य लाभ से, ऑप्शन सी है पेंशन योजना से और ऑप्शन डी है कौशल विकास से और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की बात किया जाए तो यह बेरोजगारी लाभ से संबंधित है अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है ISAC 2020 में किस शहर को सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंदौर, सूरत, भोपाल, ग्वालियर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि ISAC 2020 में सिटी अवार्ड की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात एक से अधिक, क्योंकि ISAC 2020 में इंदौर और सूरत दोनों स्थानों को सिटी अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रश्न में दो आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इसी कारण जो ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही एवं उचित आंसर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है PM ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन पाइपलाइन की अनुमानित लंबाई कितनी है? 3384 किलोमीटर, 4515 किलोमीटर, 2569 किलोमीटर और 5614 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो फ्रेंड्स देखिए यदि PM ऊर्जा गंगा परियोजना की बात किया जाए तो उसके तहत उसके तहत टोटल 3384 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3384 किलोमीटर 3384 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संचालन केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है खुर्जा में, ऑप्शन सी है धनबाद में और ऑप्शन डी है प्रयागराज में और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात किया जाए तो इसका संचालन केंद्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रयागराज और प्रयागराज इलाहाबाद का नवीनतम नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ जोजिला टनल? ऑप्शन ए है 14.90 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.25 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 14.15 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 15.65 किलोमीटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि जोजिला टनल की बात किया जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है 14.15 किलोमीटर अर्थात 14.15 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स के तीसरे संस्करण के अनुसार भारत का स्कोर क्या था? ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 63 अर्थात 63 और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG इंडिया इंडेक्स की बात किया जाए तो इसमें भारत की संपूर्ण रैंकिंग भारत की संपूर्ण स्कोर जो आया था वह 66 था अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत न्याय रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई अर्थात भारत न्याय रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है टाटा ट्रस्ट, ऑप्शन बी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसे शॉर्ट में ADR भी कहते हैं, ऑप्शन सी है NCRB, ऑप्शन डी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि भारत न्याय रिपोर्ट की बात किया जाए तो यह पर टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटा ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है G7 ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की किस दर पर सहमति व्यक्त की है? 20%, 10%, 15%, 12%।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 15%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलीव बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, पुस्तक के लेखक कौन है? MS धोनी, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक की बात किया जाए तो इसके लेखक हैं सुरेश रैना, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितनी राशि हस्तांतरित करेगा? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यदि इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में RBI भारत सरकार को 99,122 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन 5 आइज का सदस्य नहीं है? न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फ्रांस 5 आइज का सदस्य नहीं है। यदि 5 आइज की बात किया जाए तो 5 आइज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं एक अलायंस कह सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से खुफिया सूचनाओं को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति किस देश द्वारा अपनाई गई थी? विथ रेफरेंस टू कोविड-19 गो फॉर जीरो पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है UK, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो गो फॉर जीरो कैंपेन है वह कोविड-19 से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अपनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा क्या है? 48.66%, 45.36%, 48.12% और 43.19%। और जो ऑप्शन नंबर ई है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि बजट 2021-22 की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कुल प्राप्तियों का जो पूंजीगत प्राप्ति है वह 48.66%, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली शहर सीवेज निगरानी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत के किस शहर ने पहली बार शहर सीवेज निगरानी प्रणाली को प्रारंभ किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटक राज्य ने भारत की पहली शहर सीवेज निगरानी प्रणाली को प्रारंभ किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन फतेह 2.0 नाम से एक नई पहल को प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो मिशन फतेह 2.0 स्कीम है वह पंजाब सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, चिली द्वारा आयोजित नेट जीरो समिट में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? UK, भारत, जापान, USA, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि चिली द्वारा आयोजित की गई नेट जीरो समिट में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना प्रारंभ की है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तेलंगाना या ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जून को इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के लिए मेजबान देश कौन सा था? जापान, भारत, पाकिस्तान, रूस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाकिस्तान। और इस वर्ष की यदि थीम की बात किया जाए तो इस वर्ष की थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का कार्य किया है? ऑप्शन ए है IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात IIT बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्डन एंड सिल्वर रेज किस देश द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है? चीन, जापान, फिलीपींस, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन और गोल्डन एंड सिल्वर रेज या जो दो पुरस्कार हैं जो कि जापान सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, कुछ समय पूर्व माननीय प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जापान द्वारा सम्मानित किया गया था। तो इस कारण यह जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन के लिए धान की MSP कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 1940 रुपये, ऑप्शन बी है 1960 रुपये, ऑप्शन सी है 1980 रुपये और ऑप्शन डी है 2000 रुपये और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1940 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबी के हालिया दिशा निर्देश के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के वेतन का कितना प्रतिशत भुगतान म्यूचुअल फंड यूनिट में किया जाएगा? 10%, 20%, 25%, 50%, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 20%। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो वह है, टाइकैथॉन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर है उसे सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह जो टाइकैथॉन 2021 है इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ 5 अन्य मंत्रालयों के समन्वय से किया जा रहा है, जिसमें कि एक नीति आयोग भी शामिल है और शिक्षा मंत्रालय है ही ऑप्शन में, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों शामिल हैं। इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान किया है? अल सल्वाडोर, पापुआ न्यू गिनी, जापान, ब्राज़ील, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हाल ही में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान किया है, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अल सल्वाडोर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का कारोबार कितना प्रस्तावित है? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 लाख करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP के अनुपात में भारत का सार्वजनिक ऋण कितना रहा? ऑप्शन ए है 72.1%, ऑप्शन बी है 73.7%, ऑप्शन सी है 79.3% और ऑप्शन डी है 88.9%। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 88.9%। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा कितना था? ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 7.5% और ऑप्शन डी है 5.9% और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए यदि राजस्व घाटा की बात किया जाए तो 2020-21 में जो भारत सरकार द्वारा संशोधित आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा 7.5% था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है सुरजीत सिंह देसवाल, ऑप्शन बी है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी है अरविंद सक्सेना, ऑप्शन डी है चरणजीत सिंह अन्ना और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि DRDO के अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान समय में DRDO के चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कटिक सर्किल निम्न में से किस देश से होकर गुजरता है?
ऑप्शन ए है यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड। इसी प्रकार से 4 अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग इन्हीं 5 ऑप्शन को देखकर इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो आर्कटिक सर्किल है वह यूएसए, स्वीडन और फिनलैंड इन 3 देश से होकर गुजरता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यह जो रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार निम्न में से क्या होगा? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, प्रश्न है कि एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार उल्टा होता है, अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रीनपीस इंटरनेशनल, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है UNDP, ऑप्शन डी है जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है, बैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है वह कह रहा है बरूसानाडू हिल्स, ऑप्शन नंबर जो बी है वह है पंबन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी है श्रीविल्लीपुथुर वन्यजीव अभयारण्य और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि बैगई नदी की बात किया जाए तो वह पश्चिमी घाट श्रेणी का पेरियार पठार के बरनानाडू पहाड़ी से निकलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बरनानाडू हिल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, आम्र वर्षा होती है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल में। तो और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो आम्र वर्षा है वह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी आदि राज्यों में होती है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित होती है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है नीस, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है बेसाल्ट लावा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि रेगुर मिट्टी की बात किया जाए तो अब बेसाल्ट लावा से निर्मित होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सतलज। नेक्स्ट प्रश्न है, डोबर जलडमरू मध्य अवस्थित है? कैस्पियन सागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि डोबर जलडमरू मध्य की बात किया जाए तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि अटलांटिक महासागर में भी देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन और फ्रांस के आसपास या जो डोबर जलडमरू मध्य है वह स्थित है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जुआन डी फूका प्लेट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर अमेरिकी प्लेट के पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर अमेरिकी प्लेट के पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के पश्चिम, ऑप्शन डी है प्रशांत प्लेट के पूर्व और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो जुआन डी फूका प्लेट है वह उत्तर अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में स्थित है। इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है? चिल्का, पुलिकट, लोनार या बुलर? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए, यह जो लोनार झील है और जम्मू कश्मीर में बुलर झील, ये दोनों तटीय प्रदेश में स्थित झील नहीं है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट प्रश्न है एशिया प्रशांत आर्थिक निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, रोम, सिंगापुर, लंदन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिंगापुर। एशिया प्रशांत आर्थिक निगम का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। आप मैच करके देख लीजिए कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि इस प्रश्न की बात किया जाए तो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वह सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है एलब्रूस एशिया, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह जो एलब्रूस है वह एशिया में स्थित नहीं है। एलब्रूस संभवतः यूरोप में स्थित है। तो इस कारण यह जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है? अर्थात यह जो इसका यदि इंग्लिश वर्जन की बात किया जाए तो वह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऑप्शन ए है नेफ्था, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कास्टिक सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें भी आपको एक तरफ सूची ए दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो जो सूची 1 में है उसमें है कि आर्थिक गतिविधियां हैं और सूची 2 में है कि वह किस स्थान पर या किस देश में स्थित है। तो यह जो कूट दिया हुआ है इसके अनुसार आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह जो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग है वह डेनमार्क में स्थित है और वाणिज्यिक अनाज है वह अर्जेंटीना में स्थित है और यह जो वाणिज्यिक वृक्षारोपण है वह मलेशिया में स्थित है और यह जो वाणिज्यिक फल उत्पादन है वह फ्रांस में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2002, 2006, 2003, 2004 और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो वन अधिकार अधिनियम है और वर्ष 2006 ईस्वी में लागू किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय खनिजों के भंडार गृह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीय खनिजों के भंडार गृह के रूप में छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे शॉर्ट में एनजीटी भी हम लोग कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के कितने दिनों के भीतर एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 90 डेज। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में औसतन 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत के असम और मेघालय राज्य में औसतन 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात असम और मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किन 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है? सर जॉन लॉरेंस और सीले, आरसी मजूमदार और एसन सेन, सर जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर, टी.आर. होम्स या एलियार रियास, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आरसी मजूमदार और एसन सेन ने कहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड चुनें। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो पहला नंबर है वह है लैंड होल्डर सोसाइटी अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित
4 संस्थाओं को उनके स्थापना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो पहला संगठन है वह है लैंड होल्डर सोसाइटी, और ऑप्शन 2 है अर्थात जो दूसरा नंबर संगठन वह है तत्वबोधिनी सभा, तीसरा नंबर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथा नंबर है इंडिया हाउस। इन सभी को इनकी स्थापना के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, उसी के अनुसार इसे क्रम में व्यवस्थित करिए और उसके बाद या जो कूट दिया हुआ है उस कूट के आधार पर आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि बात किया जाए लैंड होल्डर सोसाइटी की तो इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 अर्थात 1843 ईस्वी में हुई थी और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है लॉटरी समिति 1817 का संबंध किससे है? शहर नियोजन, बैंकिंग सुधार, सशस्त्र सुधार, ट्रेजरी सुधार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यह जो लॉटरी समिति है जो कि 1817 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के आने के बाद इसका गठन किया गया था और यह जो लॉटरी समिति है इसका संबंध शहर नियोजन से था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ चिन्हट की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? शाहमल, मंगल पांडे, अमर सिंह, अहमदुल्ला खान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात अवध की विद्रोही सेना का नेतृत्व भी अहमदुल्ला खान ने ही किया था। और यह जो प्रश्न है कि चिन्हट की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया, तो अहमदुल्ला खान ने ही चिन्हट की लड़ाई का भी नेतृत्व किया था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अहमदुल्ला खान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? पाबना विद्रोह, फुलगुरी धावा, रामोसी विद्रोह, मराठा किसान विद्रोह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात फुलगुरी धावा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंगफो विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो सिंगफो विद्रोह है वह असम राज्य में हुआ था। इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट प्रश्न है किसके समय में पुरुष बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो लॉर्ड हॉर्डिंग है उनके समय में पुरुष बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास तैयार किया? मैक्स मुलर, विंसेंट आर्थर स्मिथ, राजेंद्र लाल मित्र, विल्किंस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया है अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है गांधी के आगमन से पहले पुनः सार्वजनिक बैठक, ऑप्शन बी है सहमति की आयु विधेयक, ऑप्शन सी है गौरक्षणी सभा, ऑप्शन डी है आत्मीय सभा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। निम्न में से कौन सा व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स जो इस पहला नंबर ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है वह है चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन नंबर सी है ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर डी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था। ऑप्शन ए है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह के द्वारा दिए गए भाषण से, ऑप्शन बी है गदर आंदोलन से, ऑप्शन सी है
लाला लाजपत राय का भाषण से। ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो पर उषा मेहता द्वारा की गई अभिव्यक्ति की शुरुआती पंक्तियां। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वह गदर आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि गदर आंदोलन के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी उनमें उस पत्रिका में सबसे ऊपर पंक्तियाँ लिखी रहती थी अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गदर मूवमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है पिंगली बेकैया, ऑप्शन बी है पोटी श्रीरामुलु, ऑप्शन सी है तंगुतारी प्रकाशम पंतुलु, ऑप्शन डी है ब्रेसलिंगम पंतुलु और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पिंगली बेकैया। इसे शॉर्ट में पी बेकैया के नाम से भी जानते हैं, तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1927 ईस्वी की बटलर समिति का क्या उद्देश्य था। देखिए यह जो प्रश्न है वह यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इस कारण यह जो प्रश्न है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न की बात किया जाए तो प्रश्न है 1927 ईस्वी में गठित की गई बटलर समिति का क्या उद्देश्य था। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारने के लिए 1927 ईस्वी में बटलर समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना का संबंध निम्न में से किस घटना से था। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है वह है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है वह है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी है वह है जालियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म प्रपोजल या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव। या नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो वह है निम्न में से किसने बंग दर्शन प्रकाशित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयाल सिंह मजीठिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो बंग दर्शन है वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिनियम कुछ शर्तों के तहत बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान किया था। 1909, 1892, 1861, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था उसने सीमित स्तर पर बजट पर चर्चा का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए यदि बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 14th सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी को औपचारिक रूप से छत्रपति के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था। पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो शिवाजी थे उनका 6 जून 1674 ईस्वी को महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में औपचारिक रूप से छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस वर्ष पराजित किया। 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 616 ईस्वी, 625 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 618 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में रेहट का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है कर, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है आवास और ऑप्शन डी है बंधुआ मजदूर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यह जो रेहट सिस्टम है वह एक सिंचाई व्यवस्था थी।
तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी भी गांव में किसी किसी गांव में या जो रेहड़ सिस्टम से सिंचाई की जाती है तो वह आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इरिगेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति सूफी परंपरा में निम्न में से कौन सा कवि संत का सही कालानुक्रमिक क्रम है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर आप लोग आंसर को सिलेक्ट करिए। तो यदि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी अर्थात अपार, उसके बाद बसवन्ना, उसके बाद लाल देव, उनके बाद मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से, यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। अर्थात जो सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि सूची 1 के सामने जो सूची 2 है उसमें से कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर यदि की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह जो स्थानीय और खुदरा व्यापारी उसके डैश 2 मोदी लिखा हुआ है यह गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो वह है, भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ की गई। यूनानी, शक, पार्थियन, मुगल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत में सबसे पहले सैन्य शासन की प्रथा यूनानियों द्वारा प्रारंभ की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। देखिए यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि द बिगेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है लोथल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यह जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात राखीगढ़ी वह भारत में अब तक जो खुदाई हुए हैं उनमें से प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वी भाग के अंतिम छोर में स्थापित किया गया था। बराबर पहाड़ी गुफा, धौली लघु शिलालेख, सासाराम लघु शिलालेख, लौरिया आर्य राजस्तंभ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात धौली लघु शिलालेख वह अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वी भाग के अंतिम छोर में स्थापित किया गया था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात धौली माइनर रॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, धार्मिक पहलू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो इस पुस्तक का संबंध राजनीतिक पहलू से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पॉलिटिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के सिक्कों पर एक जहाज का चित्र उकेरा गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, रुद्रदामन प्रथम या यज्ञश्री सतकर्णी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो एक यज्ञश्री सतकर्णी थे उन्होंने अपने सिक्के पर एक तरफ जहाज का चित्र को उकेरा था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित था। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह है सिंधु और झेलम, ऑप्शन नंबर बी है वह है झेलम और चिनाब, ऑप्शन नंबर सी है चिनाब और राबी, ऑप्शन नंबर डी है राबी और ब्यास, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंधु और झेलम नदियों के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कालिदास के मालविकाग्निमित्रम पुस्तक की रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पल्लव राजाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न है, GAFA अर्थात गाफा
GAFA या जो है एक प्रकार का टैक्स है, तो यही अब प्रश्न कह रहा है कि GAFA कर लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स GAFA कर लगाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्वामित्व संरचना क्या है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? तो इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को आप लोग सेलेक्ट करिए। तो यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात किया जाए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है 50% और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी होती है 35%, और यदि राज्य सरकार की हिस्सेदारी की बात किया जाए तो वह होती है 15%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस संगठन ने विनिमय समीक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? ऑप्शन ए है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन डी है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात RBI ने। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए है UNDP, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है WTO, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह जो विश्व विकास रिपोर्ट है इसे सर्वप्रथम 1978 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से यह जो विश्व विकास रिपोर्ट है वह प्रकाशित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किसके दौरान हुई थी? ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 6ठी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नाबार्ड की स्थापना 6th 5-year प्लान अर्थात 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक और ऑप्शन डी है वह है कारक सेवा मूल्य सूचकांक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है संरचनात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वह है अपस्फीति की स्थिति के कारण, ऑप्शन बी है वह है आवश्यक कौशल का अभाव के कारण, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कमी के कारण, ऑप्शन डी है काम की चक्रीय प्रकृति पर भारी निर्भरता के कारण, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आवश्यक कौशल का अभाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारण करते समय निम्न में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जब हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारण करते हैं तो निम्न में से किस सूचकांक को उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए यह जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह उसके अंतर्गत मातृत्व मृत्यु दर को शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि उपज पर सब्सिडी, ऑप्शन बी है अनिवार्य लाइसेंसिंग, ऑप्शन सी है सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय उपचार और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा कृषि उपज पर सब्सिडी अर्थात सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस प्रश्न का सही आंसर है अर्थात ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में नर्स और दाइयों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है लेकिन डॉक्टरों का घनत्व कम है? केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है मौजूदा कानून के अनुसार बिहार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 39। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार में वर्तमान समय में मैक्सिमम 36 सदस्य हो सकते हैं। अर्थात बिहार की मंत्रिपरिषद में वर्तमान समय में यदि मैक्सिमम बात किया जाए तो 36 मेंबर बिहार के मंत्रिपरिषद में सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम है वह गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1971 और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1971 ईस्वी में भारत में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कानून के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है? ऑप्शन ए है राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ऑप्शन बी है राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, ऑप्शन सी है राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011। यह जो ऑप्शन है वो सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर आप लोग आंसर को सिलेक्ट करिए। तो यदि इन 5 ऑप्शन के आधार पर आंसर को सिलेक्ट किया जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसे 2003 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था और यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात एक से अधिक, मोर देन वन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रश्नकाल के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए है जब सदन सत्र में होता है तो यह बैठक का पहला घंटा होता है, ऑप्शन बी है शून्यकाल के बाद होता है, ऑप्शन सी है संबंधित मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते, ऑप्शन डी है इसका उपयोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सदन सत्र में होता है तो यह बैठक का पहला घंटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले एमजी गायकवाड़ आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? आपराधिक न्याय सुधार प्रणाली, मराठा समुदाय को आरक्षण, बंदी जानवरों पर कोविड प्रभाव का अध्ययन, भारत में बढ़ती मीथेन गैस का आकलन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एमजी गायकवाड़ समिति का संबंध मराठा समुदाय को आरक्षण देने से रहा है। तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार के राज्यपाल थे जो अंततः भारत के राष्ट्रपति बने? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो पूर्व में बिहार का राज्यपाल रहे हैं और भारत का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न के यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन ए में है श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी में है श्री एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है श्री शंकर दयाल शर्मा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रामनाथ कोविंद। ये 2017 ईस्वी के पूर्व बिहार के राज्यपाल थे और 2017 ईस्वी में भारत के माननीय राष्ट्रपति बने। तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय संविधान में के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर, सलाह मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 143। नेक्स्ट प्रश्न है समान नागरिक संहिता निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी चर्चा डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया है और डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत 36 से 51 नंबर तक आर्टिकल के तहत किया गया है। तो देखिए डीपीएसपी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वह 36 से 51। डीपीएसपी से संबंधित जो आर्टिकल है, यदि डीपीएसपी की बात किया जाए तो डीपीएसपी से संबंधित भाग है अर्थात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वह डीपीएसपी से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पार्ट है। और यदि आर्टिकल की बात किया जाए तो डीपीएसपी से संबंधित आर्टिकल है 36 से 51। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि समान नागरिक संहिता निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारतीय संविधान के 44वां नंबर अनुच्छेद है, आर्टिकल जो 44th है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बांसी मेला किसके प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। ऑप्शन ए में है बांका, ऑप्शन बी में है बेतिया, ऑप्शन सी में है मुंगेर, ऑप्शन डी में है हाजीपुर और ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ये जो बांसी मेला है वह बांका जिला से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राज्य सरकार जमीन खरीदने के लिए कितने रुपए की सहायता देगी। इसमें भी 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन है वह है 1,50,000 रुपये, ऑप्शन बी है वह है 1 लाख रुपये, ऑप्शन सी है 2 लाख रुपये, ऑप्शन डी है 60,000 रुपये और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 60,000 रुपये बिहार सरकार सहायता देगी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कंपनी बक्सर ताप विद्युत योजना विकसित कर रही है। ऑप्शन ए है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी है कोल इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बक्सर ताप विद्युत परियोजना का विकास कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इसमें भी आप लोग इसका आंसर को सिलेक्ट करिए और मैं यदि इसका आंसर को बता दूं तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजा या सम्राट ने खुद को लिच्छवी दौहित्र कहकर संबोधित किया था। विच किंग या एम्परर कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ लिच्छवी दौहित्र। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है मगध के किस शासक को अवंती के प्रदोत के विनाश का श्रेय दिया जाता है। कालाशोक, बिंबिसार, शिशुनाग, स्कंदगुप्त इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात शिशुनाग को। नेक्स्ट प्रश्न है विदेह वंश का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है। इक्ष्वाकु, निमि विदेह, नंदी वर्मन, शिशुनाग इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो विदेह वंश है इसका संस्थापक निमि विदेह को माना जाता है। तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद बिहार प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है अब्दुल बारी, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है बलदेव सहाय, ऑप्शन डी है राम दयालु सिंह
ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये जो राम दयालु सिंह है वह इस प्रश्न का सही आंसर है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कस्तूरबा गांधी के बीमार पड़ने पर निम्न में से किसे यरवदा जेल भेजा गया था। ऑप्शन ए है कमला नेहरू, ऑप्शन बी है प्रभावती देवी, ऑप्शन सी है वैष्णवी देवी, ऑप्शन डी है राम प्यारी देवी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रभावती देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें एवं सही कोड का चयन करिए। तो देखिए यह जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है मुंगेर में किसान सभा, दूसरा है बिहार प्रांतीय किसान सभा, तीसरा है अखिल भारतीय किसान सभा और चौथा है बिहार किसान सभा। तो इन चारों को आप लोग सबसे पहले इनके स्थापना क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। उसके बाद यह जो कूट दिया हुआ है 1 2 3 4 यह जो कूट दिया हुआ है इसमें उस आंसर को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आंसर को लिखना है। तो देखिए यदि मुंगेर में किसान सभा की बात किया जाए तो मुंगेर में किसान सभा 1922 ईस्वी में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस कारण मुंगेर में किसान सभा की स्थापना हो गई 1922। और यदि बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात किया जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। और अखिल भारतीय किसान सभा की बात किया जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में NG रंगा द्वारा किया गया था। और यदि बिहार किसान सभा की बात किया जाए तो बिहार किसान सभा का गठन 1933 ईस्वी में किया गया था। तो इस कारण यदि इन चारों के आधार पर हम इस आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा बिहार के किन 2 शहरों या नगरों को सेवा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है गया और बोध गया, ऑप्शन बी है पटना और भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा और राजगीर, ऑप्शन डी है राजगीर और बोध गया, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात राजगीर और बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 किसके द्वारा लिखा गया है। मृदुला सिन्हा, अनामिका, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 यह अनामिका द्वारा लिखा गया है और अनामिका को हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। गुजरात, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत के केरल राज्य में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट प्रश्न है तमार विद्रोह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है राजमहल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है मिथिला और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो तमार विद्रोह है वह छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है। तो इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात छोटा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है अनामिका, ऑप्शन बी है दिलीप कुमार, ऑप्शन सी है मनोजीत मंडल, ऑप्शन डी है अवनीश शर्मा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिलीप कुमार को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है अप डाउन में फंसी जिंदगी। अप डाउन में फंसी जिंदगी पुस्तक दिलीप कुमार द्वारा लिखी गई है और दिलीप कुमार को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने शुरू किया। ऑप्शन ए है हसन इमाम, ऑप्शन बी है महेश नारायण, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मजहरुल हक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा दिए गए उद्देश्य से सही मेल नहीं खाता है। इसमें भी एक तरफ ऐप दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका उद्देश्य दिया हुआ है। तो इन्हीं पांचों ऐप को आप देख लीजिए और उसका उद्देश्य, यदि जो भी जोड़ा सही नहीं होगा वह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और मैं यदि इस प्रश्न का सही आंसर को बता दूं तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो सुविधा ऐप है वह सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस जिला समूह की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अररिया, शिवहर और किशनगंज जिला की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, मैक्सिमम है। जमुई, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम बिहार का दौरा करने वाला ब्रिटिश यात्री कौन था। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार के भ्रमण पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री या ब्रिटिश व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है रॉल्फ फिच, ऑप्शन बी है बिशप हेबर, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है पीटर मुंडी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच था, जो कि 1587 ईस्वी में अर्थात 1587 ईस्वी में आया था रॉल्फ फिच। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रॉल्फ फिच। नेक्स्ट प्रश्न है, अब 141 से लेकर 150 नंबर तक मैथ है, तो इस कारण आप लोग इसे सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो 141 नंबर से लेकर 150 नंबर तक जो मैथ है इसको आप लोग सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर को बताइए। आज का हम लोग इस टेस्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।